उदास शाम थी। स्टेशन के बाहर गुलमोहर के पीले सूखे पत्ते पसरे हुए थे, जो हवा के धीमे थपेड़ों से उड़कर इधर उधर हो रहे थे। स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हीं पत्तों के बीच से होकर रेणु प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुकी थी। वह धीमे धीमे कदमों से प्लेटफॉर्म के एक किनारे पर स्थित महिला वेटिंग रूम की ओर जा रही थी। 7 बजे की ट्रेन थी और अभी 6 ही बजे थे। ट्रेन के आने में देर थी। शहर में उसकी माँ का घर स्टेशन से दूर है और ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, इसलिए वहाँ से थोड़ा समय हाथ में रखकर ही चलना पड़ता है। लेकिन आज संयोग से तुरंत ही एक खाली ऑटो मिल गया, जिसके कारण रेणु स्टेशन जल्दी पहुंच गई थी। पिताजी के मृत्यु के बाद माँ घर में अकेली ही रह गई थी। घर के सामने सड़क के दूसरी ओर एक पीपल का पेड़ था और उसके बाद थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा तालाब। दोपहर के समय सड़क एकदम सुनसान हो जाती थी। कम आबादी होने के कारण इधर कम ही लोग आते जाते थे। सुबह तो थोड़ी चहल पहल रहती थी, पर दोपहर होते होते जिन्हें काम पर जाना होता वे काम पर चले जाते, बाकी अपने घरों में दुबक जाते। देर तक सन्नाटा पसरा रहता। यह सूनापन माँ के घर के आंगन में भी उतर आता था। घर के आंगन की स्थिति में हर श्रृंगार की छाया तब छोटी हो जाती। माँ कितनी अकेली हो गई थी। आज जब वह घर से निकल रही थी तो माँ उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। इतना लाचार उदास उसने माँ को कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी और बेचारगी झलक रही थी। जब वह छोटी थी तो घर की सारी जिम्मेदारी माँ ही उठाती थी। वह मानसिक रूप से कितनी मजबूत थी। पिताजी तो अपने काम से अक्सर बाहर ही रहते थे। बस वे महीने के आखिर में अपनी सारी कमाई माँ के हाथ में रख देते थे। घर बाहर का सारा काम माँ ही किया करती थी। उसे स्कूल ट्यूशन छोड़ना और लाना सब वही करती थी। उस समय तो वह इलाका जहाँ आज उनका घर है और भी उजाड़ था। स्कूल बस के आने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसे याद है जब एक बार वह बीमार हो गई थी और कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था तो माँ ने उसे अपनी गोद में लेकर उस सड़क तक ले गई थी जहाँ ऑटो रिक्शा मिलता था। उसके बाद वहाँ से शहर के नामी अस्पताल में ले गई थी और उसका इलाज कराया। तब उसे डॉक्टरों ने 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा था। माँ कितनी मुस्तैदी से अकेले ही अस्पताल में रहकर उसकी देखभाल करती थी। पिताजी तो उसके 1 सप्ताह बाद ही आ पाए थे। इस बार माँ बता रही थी कि जब वह बीमार हुई तो 3 दिन तक बुखार से घर में अकेले तड़पती रही। कोई उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी कोई नहीं था। वह तो भला हो दूध वाले का, जिसने दया करके एक दिन उसे डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया था। यह सब बताते हुए माँ कितनी बेबस और कमजोर दिख रही थी। उम्र के इस पड़ाव में अकेले रह जाना एक अभिशाप ही तो है। रेणु यह सब सोच रही थी। रेणु अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता ने कभी दूसरे संतान की चाहत नहीं की। वे कहते हैं कि एक बच्चे को अगर अच्छे से पढ़ा लिखाया जाए तो वह 10 के बराबर होता है। रेणु को याद है कि उसकी बड़ी ताई ने जब उसकी माँ को कहा था कि अनुराधा तुम्हारे एक बेटा होता तो अच्छा रहता, तो माँ कैसे उसकी माँ पर जुझला पाई थी। वह कहने लगी थी कि आज के ज़माने में बेटी और बेटा में भी भला कोई अंतर रह गया है। बेटी आजकल बेटों से बढ़कर काम कर रही है। हम तो अपनी बेटी को बेटे से बढ़ कर परवरिश देंगे। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आकर रुकी थी, जिसके यात्री गाड़ी से उतर रहे थे। अचानक प्लेटफॉर्म पर भीड़ हो गई। लाउडस्पीकर पर ट्रेन के आने और उसके गंतव्य के संबंध में घोषणा हो रही थी। रेणु ने तय किया कि वेटिंग रूम में जाने से पूरे 1 कप चाय पी ली जाए और तब फिर आराम से वेटिंग रूम में कोई पत्रिका पढ़ते हुए समय आसानी से गुजर जाएगा। यही सोचकर वह एक टी स्टॉल पर रुक गई। उसके माता पिताजी ने उसे पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंजीनियरिंग करने के बाद रेणु आज बेंगलुरु में एक अच्छी कंपनी में कार्य कर रही थी। उसके पति भी वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की मासिक आय अच्छी खासी थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब तक प्लेटफॉर्म पर भीड़ छट चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर आई गाड़ी निकल चुकी थी। रेणु ने वेटिंग रूम की ओर जाने का निश्चय किया। बगल के बुक स्टॉल से उसने एक पत्रिका भी खरीद ली थी। रेणु धीरे धीरे वेटिंग रूम की ओर बढ़ रही थी, पर उसका मन फिर उड़कर माँ के उदास आंगन की ओर चला गया था।
क्या माँ ने चाय पी होगी, वह सोचने लगी। माँ बता रही थी कि अब वह एक वक्त ही खाना बनाती है। एक बार सुबह कुछ बना लिया तो फिर उसे रात में भी गर्म करके खा लेती थी। जितनी बार खाना बनाओ उतनी बार बर्तन धोने का झंझट। इस बार रेणु ने अपनी माँ को कुछ ज्यादा ही उदास पाया था। इस बार वो आई थी तो पूरे 1 साल के बाद थी। प्राइवेट कंपनी के वेतन भले ही मिलता हो, पर जीने की आज़ादी खत्म हो जाती है। और अभी तो उसकी तरक्की करने का समय है। अभी तो जितनी मेहनत करेगी उतनी तरक्की पाएगी। उतनी दूर बेंगलुरु से बार बार आना संभव भी तो नहीं था। जब तक पिताजी थे, माँ अक्सर फोन करके उसका हाल चाल लेती रहती थी। अब वह इस बात से भी उदासीन हो गई थी। पहले बगल में मेरा आंटी रहती थी तो माँ का कुछ सहारा था। उनसे बोल बतिया लेती थी और एक दूसरे से को मदद भी करती रहती थी। एक बार जब रेणु आई और उसने मेरा आंटी के बारे में पूछा तो माँ ने बताया उसका बेटा विनीत उसे मुंबई लेकर चला गया है अपने पास। हालांकि रेणु ने महसूस किया था कि जैसे माँ कह रही हो कि उसका बेटा होता तो अपने साथ ले जाता। अपनी इन्हीं विचारों में डूबी रेणु अचानक से किसी चीज से टकराई। नीचे देखा तो वह एक आदमी था जिसके दोनों पैर कटे थे। वह हाथ फैलाकर उससे भीख मांग रहा था। वह आदमी बार बार अपने दोनों पैरों को दिखाकर उसे कुछ पैसे देने का अनुरोध कर रहा था। उसके चेहरे पर जो भाव थे वह देखकर रेणु चौंक गई। उसे लगा मानो गहरे पानी में डूबती जा रही है और सांस नहीं ले पा रही। ऐसे ही भाव तो उसके माँ के चेहरे पर भी थे जब वो अपनी माँ से विदा ले रही थी। उसे लगा वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। वह बगल में ही पड़ी एक बेंच पर धम्म से बैठ गई। वह आदमी अब भी उसके पैरों के पास उसे आशा भरी नजरों से देख रहा था। उसे उस आदमी की आंखों में अपनी माँ की आंखें दिखाई दे रही थी। ऐसी ही आंखें, बिल्कुल ऐसी ही आंखें तो थी उस माँ की जब वह घर से स्टेशन के लिए निकल रही थी। रेणु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं बैठी रही। 7 बज गए थे। बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन का जोर से अनाउंसमेंट हो रहा था। ट्रेन निकल जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर शांति छा गई और रेणु के मन में भी। थोड़ी देर वह वहीं बैठी रही। अब उसका मन बहुत हल्का हो गया था। ऑटो में बैठे हुए उसके मोबाइल पर मैसेज प्राप्त होने का रिंगटोन बजा। उसने देखा कि बेंगलुरु जाने वाली अगले दिन की ट्रेन में 2 लोगों के टिकट कंफर्म हो गए हैं। उसने अपने पति को एक थैंक्स का मैसेज भेज दिया। माँ, आज खाना क्या बना रही हो? बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ ने जैसे दरवाजा खोला, रेणु ने माँ से कहा, अरे गई नहीं तुम? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? ट्रेन तो नहीं छूट गई? माँ के स्वर में बेटी की खैरियत के लिए स्वाभाविक उद्विग्नता थी। हाँ माँ, सब ठीक है, कहती हुई रेणु सोफे पर बैठ गई और माँ को खींचकर वहीं बिठा लिया और उसकी गोद में अपना सर रख दिया। ऐसी शांति और सुख माँ की गोद के अलावा कहाँ मिल सकता है? रेणु सोच रही थी। उसके गाल पर पानी की 2 गर्म बूंदें गिर पड़ी। ये शायद माँ की खुशी के आंसू थे। अगले दिन बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में 2 औरतें सवार हुई थी।